जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी, माँ की समझदारी। तभी विवेक बोला, प्रीति, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह बात तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रखूं, तो लानत है मेरे बेटे होने का। तभी प्रीति बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर विवेक ने कहा, प्रीति, तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है, पाल पोस कर बड़ा किया। खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात माँ मुझे अकेले छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने घर से ही टिफ़िन सर्विस शुरू की, और शाम को भी जो थोड़ा बहुत कुछ बचता था उस समय मुझे पढ़ने के लिए साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इज्जत भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक डिमांड को पूरा करती थी मेरी माँ। कहते कहते ही विवेक की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रीति, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। विवेक की बातें सुनकर प्रीति भी उस समय चुप हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रीति का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण विवेक फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह प्रीति को कैसे समझाए। एक दिन प्रीति ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं। आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। लक्ष्मी जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गईं। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटलों के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाते थे। प्रीति की सहेलियों के आने के पहले लक्ष्मी जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थीं। तभी प्रीति अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियाँ तो पहुँचती ही होंगी। तभी लक्ष्मी जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियाँ आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी, तो प्रीति ने कहा, माँ जी, आप चाय बनाने रख दीजिए। और जल्दीबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर प्रीति घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर होने और चश्मा ना होने के कारण लक्ष्मी जी को भी नमक और शक्कर में फ़र्क नहीं समझ में आया, और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी प्रीति अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रीति सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई। तो ऐसे देख रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मज़े से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी, तो लक्ष्मी जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उसकी सारी सहेलियाँ लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थीं, और खाते हुए उसमें से एक सहेली बोली, अरे प्रीति, यह स्नैक तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले लक्ष्मी जी कुछ और कहती, तभी प्रीति बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर तो सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो। और स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मज़ा लो।
और बताओ कैसी बनी है। प्रीति ने कहा तो उसकी सहेलियां बड़े उत्साह के साथ चाय पीने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगी तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर प्रीति हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चाय चखकर देखी तो जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए। आपको तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तभी प्रीति की सारी सहेलियां कहने लगी, यह क्या प्रीति, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी लक्ष्मी जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती तो मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नज़र ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से टल गई। मुझे माफ़ करना बेटा। तभी प्रीति की एक सहेली जो बहुत अच्छे स्वभाव की थी उठकर लक्ष्मी जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। छोटी मोटी गलतियां तो होती ही जाती हैं। इसके बाद प्रीति ने उसे कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गईं तो प्रीति ने जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया, आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी। तभी लक्ष्मी जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं और जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि विवेक भी घर आ गया और प्रीति को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो प्रीति ने चिल्ला चिल्लाकर उसे सारी बात बताई। तो विवेक बोला, प्रीति, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है तो कम से कम काम तो उनका हाथ बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ दिन समय से टूट चुका है, जिस कारण से मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो विवेक बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, मैं तो बहू को कही थी, लेकिन बहू ने यह कहकर टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विवेक ने प्रीति की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो प्रीति अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर विवेक ने कहा, प्रीति, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो वैसे ही मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पे ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। विवेक की इतनी बात सुनकर प्रीति का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नज़र आती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई
और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर लक्ष्मी जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, बहू, मेरे कारण तुमने अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती है? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति नहीं पसंद है तो मैं ही वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी विवेक वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि प्रीति को आपके साथ रहना नहीं पसंद है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।